नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस सॉल्व 24/7 में। दोस्तों, आज हम लक्ष्य एनसीईआरटी सीरीज का दूसरा क्लास कवर करेंगे, जिसमें कि हमने साइंस से स्टार्ट लिया है। क्लास 6 से 12 तक के एनसीईआरटी को पूरे डिटेल में कवर करेंगे। एक-एक पॉइंट को बहुत अच्छे से यहाँ पर कवर करेंगे और यकीन मानिए इसके बाद आपको किसी भी एग्जामिनेशन में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, अगर आप स्पेशली पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। पहले हम लोग साइंस कवर करेंगे और साइंस के साथ ही साथ हम लोग हिस्ट्री को भी स्टार्ट करेंगे कुछ ही दिनों में। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हर एक सब्जेक्ट को पूरे डिटेल में कवर करेंगे। तो आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का क्लास होगा क्लास 6 का चैप्टर 2, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे फूड कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, फूड कंपोनेंट्स। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने क्लास 6 का जो चैप्टर 1 को कवर किया था, उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने देखा था कि आखिर सबसे पहले भोजन की हमने बात करी थी, ठीक है? कि आखिर भोजन का ये स्रोत क्या है? भोजन जो हमारी थाली में आ रहा है, उसका स्रोत क्या है? सोर्स क्या है? सबसे पहले हमने देखा था कि जो प्राइमरी सोर्स है भोजन का, हम लोगों की थाली में या फिर इस पूरे जीवित जो जगत में, इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे प्लैनेट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उसके भोजन का जो प्राइमरी सोर्स है, वो क्या है? प्लांट है। उसके बाद हमने देखा था कि एनिमल से भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, एनिमल प्रोडक्ट से भोजन ग्रहण हम लोग करते हैं, लेकिन प्राइमरी सोर्स जो है वो प्लांट है। जैसा कि हमने देखा था, प्लांट के हर एक पार्ट्स हम लोग पत्तियों से लेकर जड़ तक को एज अ फूड जो है यूज करते हैं। फिर उसके बाद ये भी देखा था कि आखिर फूड की आवश्यकता क्यों है, हम लोगों को फूड की जरूरत आखिर पड़ती क्यों है, फूड हमें देता क्या है, भोजन हमें देता क्या है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि अगर फूड ना होता, अगर भोजन ना होता, तो हम लोग एक दिन भी सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, इससे हमने देखा था कि फूड जो है हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी देखा था कि फूड जो है हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को वृद्धि, प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा था कि जो फूड है, यानी कि जो भोजन है, वो हमारे शरीर के ग्रोथ, यानी कि वृद्धि और विकास में भी क्या करता है? सहायता करता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि अगर हमारे शरीर के सेल्स या फिर टिश्यूज, हमारे शरीर के कोशिका या फिर ऊतक डैमेज हो जाते हैं, तो उसका रिपेयर करना, ठीक है, उसके फॉर्मेशन में अगर फूड जो है बहुत हेल्प करता है। तो ये सब कुछ क्या है? फूड की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है। लेकिन फूड जो है, भोजन इतना काम करता है, आखिर भोजन में होता क्या है? तो यही हमें पढ़ना है। तो हमने कहा था कि एनसीईआरटी एक ऐसी माला है जिसमें बहुत प्यार से एक-एक मोती को पिरोया गया है, स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिकली। अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी को क्लास 6 से क्लास 10 तक अच्छे से पढ़ लिया और उसके बाद 12 तक में कुछ चैप्टर्स हैं, उसको अपने अच्छे से कर लिया, तो यकीन मानिए आप जो है मास्टर हो जाएँगे इस सब्जेक्ट के, जिस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी आपने कवर कर ली। तो आज हम वही देखेंगे कि फूड के कंपोनेंट्स क्या-क्या हैं? आखिर इसमें होते क्या हैं जिसके कारण कि फूड हमें ये सब प्रोवाइड करता है? तो हम वही देखेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है? फूड कंपोनेंट्स। अगर बात करें कि हमारे थाली में जो भोजन आ रहा है, तो हम तो देखते हैं कि हमारे थाली में रोटी, दाल, चावल, पुलाव, तड़का या फिर जो मीट मछली खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो उसके थाली में जो भोजन आ रहा है, लेकिन वो आता कहाँ से? प्लांट से। हमने देखा था कि जो प्लांट है वो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन को क्या करता है? अपने में भोजन बनाता है और उसके बाद वो जो भी उससे लेता है उसको दे देता है। तो जो भोजन में क्या-क्या होना चाहिए? तो याद रखिएगा, फूड कंपोनेंट्स में जो एनसीईआरटी कहती है, ठीक है? फूड कंपोनेंट्स या फिर जो भोजन के मुख्य संघटक हैं, ठीक है? भोजन के जो मेन कंपोनेंट्स हैं, जो एनसीईआरटी कहती है और जो होना चाहिए, ठीक है? हर एक फूड में इसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तब जाकर के एक कंप्लीट डायट होता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या-क्या होगा? मेन कंपोनेंट जिसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे आज, एक तो आपका क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। हिंदी में भी आप इसे लिख सकते हैं, जहाँ पर ज़रूरत होगा हिंदी का वहाँ हिंदी करेंगे, जहाँ पर इंग्लिश का इंग्लिश करेंगे। कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, फैट को हिंदी में क्या कहते हैं भाई साहब? वसा, ठीक है? प्रोटीन, उसके बाद आपका विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होता है, ठीक है? मिनरल्स
विटामिन को तो विटामिन ही कहते हैं और मिनरल्स को खनिज कहते हैं और ये खनिज भी हमें भोजन जो है भोजन से प्राप्त होता है, पौधों से प्राप्त होता है, प्लांट बेस्ड फूड से प्राप्त होता है, ठीक है? तो ये इतने मेन कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, ये जो कंपोनेंट्स हैं, जो भोजन के संगठक हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, इन कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इन सबको कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, जो हमें पोषण प्रदान करता है, पोषक तत्व हम इसे कहते हैं, ठीक है? जो इसे क्या कहा जाता है? पोषक तत्व। अच्छा, भोजन में तो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, इसे हमने कह दिया कि फूड कंपोनेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट है भोजन के, जो कि हमारे भोजन में रहने ही चाहिए, तभी जाकर हमें एनर्जी मिलती है, तभी जाकर हम हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान होती है, तभी जाकर हमारे शरीर के बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, और जो सेल्स का डीजनरेशन होता है तो उसको रीजनरेट करने में जो है यही फूड के जो एक कंपोनेंट्स है यही हेल्प करता है। लेकिन क्या इसके अलावे भी कोई फूड कंपोनेंट है क्या? क्या इसके अलावे कोई फूड कंपोनेंट है जिसे हम न्यूट्रिएंट्स नहीं कहते हैं? तो भाई साहब देखिए, आप लोगों ने वाटर और फाइबर के बारे में भी सुना होगा। आपने ये भी सुना होगा कि वाटर यानी कि जल और फाइबर यानी कि रुक्षांश, ये भी फूड में पाए जाते हैं, फूड कंपोनेंट होते हैं, लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा, फूड के एक मेन कंपोनेंट्स में आपका क्या होगा? एक आपका फाइबर, ठीक है? फाइबर जिसे कि हम रुक्षांश कहते हैं, ठीक है? रुक्षांश कहते हैं, और एक आपका होता है वाटर, ठीक है? जो एनसीईआरटी बोलती है, जो एनसीईआरटी कहती है, उन सारे पॉइंट्स को यहां पर हम कहेंगे, आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो फूड कंपोनेंट के क्या-क्या हो गए? जैसे न्यूट्रिएंट कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा, प्रोटीन तो प्रोटीन ही है, विटामिन्स, विटामिन और मिनरल खनिज है, ठीक है? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं पोषक तत्व कहते हैं, लेकिन इसे पोषक तत्वों के अलावे, जो कि पोषक तत्व तो नहीं है, ठीक है? कोई पोषण तो हमें प्रदान नहीं करता है, लेकिन फूड के कंपोनेंट्स में आते हैं जिसे हम फाइबर और वाटर कहते हैं। तो अगर ये पोषण प्रदान नहीं करते तो फूड में फाइबर और वाटर की आवश्यकता क्यों है? तो इसको हम एक कहानी के जरिए यहां पर इस पर बात करेंगे। देखिए, अगर आप माने कि कोई गाड़ी है, ठीक है? चलिए, तो एक कोई गाड़ी है, इसको आप ह्यूमन के बॉडी से कोरिलेट करके देख सकते हैं। इस गाड़ी का, इस कार का अगर जो बॉडी बनता है, ठीक है? ये गाड़ी चलेगा कैसे? अगर इसमें फ्यूल होगा, अगर इसमें ईंधन होगा, तब जाकर ये गाड़ी चलेगा भाई साहब, है ना? अगर इसमें फ्यूल होगा, ईंधन होगा, तब जाकर ये चलेगा। तो मान के चलिए हमारे बॉडी का जो फ्यूल है, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमें चलने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट, ठीक है? हमारे बॉडी का फ्यूल क्या है? जैसे कार का फ्यूल है, आपका फ्यूल होना चाहिए, तो हमारे बॉडी का फ्यूल क्या है? कार्बोहाइड्रेट और फैट। अच्छा, ये जो बॉडी बना है, कार का जो चेसिस बना है, जो बॉडी बना है, ठीक है? तो जिससे बॉडी बना है, तो आप कह सकते हैं कि हमारे बॉडी को, जो हमारे बॉडी में जो आप ग्रोथ देख रहे हैं, हमारे अंगों का जो निर्माण, ऑर्गेन्स का जो निर्माण हो रहा है, ये जो आप देख रहे हैं, जो बॉडी बिल्डिंग हुई है, जो बॉडी का निर्माण हुआ है, इसके लिए यहाँ पर जो है लोहा वगैरह, ये मेटल्स लगता है। तो हमारे बॉडी में इसको कह सकते हैं कि बॉडी को बनाने में, बॉडी को इसके वे क्या बोलते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट में कौन सहायता करता है? तो प्रोटीन। तो क्या समझा आपने कि फ्यूल जो है ये कार्बोहाइड्रेट और फैट, जो कि एनर्जी प्रदान करता है, और बॉडी को बनाने में, उसके ग्रोथ डेवलपमेंट में सहायता, उसके सेल्स को रीजनरेट करवाने में, सेल डिवीजन करवाने में, सेल फॉर्मेशन करवाने में कौन सहायता सहायता करता है? तो ये प्रोटीन करता है। तो ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। लेकिन इसके अलावे जो मिनरल्स और विटामिन है, ठीक है? ये मिनरल्स और विटामिन ये क्या करता है? ये सुनिश्चित करता है कि ये कार सही से काम कर पाए, ठीक है? ये कार में जो फ्यूल बहुत ज्यादा ना खाए, इसके पार्ट्स जो है सही से अच्छे से रहे, उसमें ज्यादा घर्षण ना हो, तो उसके लिए हम उसमें क्या करते हैं? मोबिल डालते हैं, लुब्रिकेंट्स डालते हैं। तो ये मिनरल और विटामिन इसका ही काम करता है, ये सहायता करता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन जो भी काम करता है, उसमें ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जो कि बॉडी के ग्रोथ में, संतुलित ग्रोथ में सहायता करता है। तो ये सब बात है, ठीक है? तो ये यहां से समझिएगा इतना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन आपके भोजन में होना चाहिए, कंप्लीट डाइट होता है। अच्छा, इसके अलावा सर आपने कहा कि ये जो फाइबर और
वाटर है। इसकी बात भी आपने करी है कि फाइबर और वाटर आखिर क्यों है जबकि ये पोषण प्रदान नहीं करता। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भोजन में ऐसे कौन से कंपोनेंट हैं जो कि पोषक तत्व नहीं है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है, लेकिन इसकी बहुत आवश्यकता है, तो ये आपका क्या है? फाइबर है और वाटर है। तो ये जो रुक्षांश है, ये क्या काम करता है, इसको आप समझिएगा। ये जो है कोई कहीं पर आप जा रहे हैं, कोई शादी विवाह में या फिर कोई बहुत बड़े पार्टी में जा रहे हैं, तो बाउंसर वगैरह आप लोग देखते होंगे, ठीक है? बाउंसर, गार्ड वगैरह देखते होंगे, तो फाइबर को आप अपने बॉडी का गार्ड समझ लीजिए, आप अपने बॉडी का बाउंसर समझ लीजिए, ठीक है? अगर किसी पार्टी या शादी विवाह में बहुत अनवांटेड लोग अगर चले जाएं, ठीक है, और वहां पर हो हुड़दंग मचाने लगे, हल्ला गुल्ला करने लगे, तो वहां के बाउंसर क्या करेंगे? उन अनवांटेड लोगों को धक्का मारकर बाहर करेंगे, ठीक है? तो फाइबर भी वही काम करता है, रुक्षांश भी वही काम करता है कि जो अनपच वाले पदार्थ होते हैं, जो पचे हुए पदार्थ नहीं होते हैं, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उसको धक्का मारकर बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है? तो ये बाउंसर यानी कि फाइबर करता है। तो याद रखिएगा, ये फाइबर का काम क्या है? अनडाइजेस्टेड फूड को, अपचित पदार्थ को, अनडाइजेस्टेड फूड को, अनवांटेड चीजों को, हार्मफुल चीजों को ये शरीर से बाहर फेंकता है। तो इतना बड़ा काम ये फाइबर कर रहा है। भले ही ये जो है हमारे शरीर के लिए कोई लाभ तो नहीं दे रहा है। वांसर क्या करता है? आपको सैलरी देना पड़ता है, हमारे लिए कोई फायदा नहीं है, लेकिन हमें किसी और से हानि भी नहीं पहुंचाने देता है ये फाइबर। और ये वाटर का काम क्या है सर? देखिए, वाटर का, जल का काम ये होता है कि देखिए, अगर आप लोग, हम आगे जैसे जैसे चलेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, इन सब का डाइजेशन होता है और इसका अंतिम उत्पाद जो बनता है, उसके बाद रेस्पिरेशन होता है। तो हम जब आगे के चैप्टर्स देखेंगे, आगे के क्लासेस के चैप्टर देखेंगे, तो डाइजेशन पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। इन सब घटना के बाद, डाइजेशन और रेस्पिरेशन के बाद, ये जो फूड कंपोनेंट्स हैं, ये टूट करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं और उसके बाद एनर्जी बनता है, ठीक है? उसके बाद एनर्जी बनता है। तो डाइजेशन जो है, जो डाइजेशन, अंतिम जो पाचन का, जो क्रिया का, पाचन क्रिया का अंतिम चरण कहां पर होता है? तो आंतों में होता है, छोटी आंत में होता है। ये बात आपको पता होगा, ठीक है? छोटी आंत में, यहाँ ये तो बड़ी आंत है, ये छोटी आंत में होता है। तो छोटी आंत के जो छोटी आंत में जब पाचन होगा, तो जो पचे हुए भोजन हैं, उसका क्या करता है? जो अच्छे पदार्थ हैं, जैसे वाटर को आप समझ लीजिए, उस पार्टी में होस्ट या फिर जो मेजबानी कर रहा हो, ठीक है? मेहमानों का स्वागत कर रहा हो, तो जो अच्छे लोग होंगे जिन्हें हमने बुलाया है, ठीक है? जो हमारे लिए अच्छे होंगे, उसका वाटर क्या करता है? स्वागत करता है। और स्वागत करके क्या कहता है? आप आइए हमारे में। तो जल में क्या करता है? उन पचे हुए पदार्थों को ये घोल देता है ताकि हमें एनर्जी मिल पाए, और फिर ये सेल के पास पहुंचा देता है। ब्लड के माध्यम से वो सेल्स के पास, एक-एक ऑर्गन के पास ये चला जाता है। वो जो अवशोषित पदार्थ हैं, जो पचे हुए हैं, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, उसको वाटर ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचा देता है। तो ये वाटर का काम है होस्ट करने का, मेजबानी करने का, स्वागत करने का, जो कि अच्छे पदार्थों को, पचे हुए पदार्थों का अवशोषण कराने में, एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करता है। तो इतना हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये क्या है? पोषक तत्व हैं। लेकिन इसके अलावे भोजन में कुछ तत्व होते हैं, जैसे कि फाइबर, वाटर। पोषक तत्व तो नहीं है, पोषण तो नहीं प्रदान करते, लेकिन हमें हमें कुछ लाभ तो नहीं देते, लेकिन हमें किसी और से हानि भी नहीं प्रदान करने देते हैं। तो इतना अगर आप लोगों ने समझ लिया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इतना बात ही एनसीईआरटी में कहा गया है इसको लेकर के, ठीक है? इतना बात ही एनसीईआरटी में लेकर कहा गया है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, फैट हमें एनर्जी प्रदान करता है, बॉडी के ग्रोथ, बॉडी के डेवलपमेंट, सेल के डेवलपमेंट, सेल के रिजनरेशन में, उसके डैमेज जब हो जाता है तो उसके रिपेयर, फॉर्मेशन, इन सब में प्रोटीन हेल्प करता है, ठीक है? उसके बाद मिनरल और विटामिन जो है, ये क्या करता है? ये जो फ्यूल, बॉडी का निर्माण होता है, तो ये सही से अपना काम कर पाए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के द्वारा जो बॉडी ये सही से काम कर पाए, उसके लिए मिनरल और विटामिन की जरूरत पड़ती है कि हमारा शरीर ज्यादा दिन तक चले। कार के पार्ट्स अगर सही से रहेंगे तो वो ज्यादा दिन तक चलेगा ना। उसके लिए हम लोग उसमें लगाते हैं ना कुछ मोबिल वगैरह, कुछ भी लुब्रिकेट, तो वही काम मिनरल और विटामिन करता है। हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में हेल्प करता है। हमारे शरीर का एक ग्रोथ हो, संतुलित ग्रोथ हो, बैलेंस्ड ग्रोथ हो, इसमें ये हेल्प करता है। तो ये हेल्प करता है किसका? बॉडी का। ये जो काम हो रहा है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के द्वारा, तो उसमें कैटलिस्ट की तरह काम करता है कौन? तो ये आपका मिनरल और विटामिन। फिर एनसीईआरटी ने क्या कहा है कि आपने फूड कंपोनेंट तो गिना दिया,
न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपने बात कर दिया। एनसीईआरटी ने कहा है न्यूट्रिएंट्स के 2 टाइप होते हैं, ठीक है? ये क्लास 6 के चैप्टर 2 की हम बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्व के प्रकार, ठीक है? लिख लीजिएगा आप, अगर हिंदी मीडियम से हैं तो लिख लीजिएगा हिंदी मीडियम, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में हम बात करेंगे। तो पोषक तत्वों के प्रकार है, एक आपका होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसे कि हम दीर्घ पोषक तत्व कहते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है कि दीर्घ पोषक तत्व मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ज्यादा अमाउंट में जिसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है? एक तो आपका होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक होता है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसे कि हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है? सूक्ष्म पोषक तत्व। अब यहाँ पर देखिएगा कि दीर्घ पोषक तत्व यानी कि जिसकी आवश्यकता शरीर को ज्यादा अमाउंट में होती है, ठीक है? हम कह सकते हैं कि नीड इन लार्ज क्वांटिटी यानी अधिक मात्रा में इसकी जरूरत होती है। किसकी? दीर्घ पोषक तत्व मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। और ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं इसकी कम मात्रा में हमें जरूरत होती है, लेकिन हमारे शरीर के लिए ये बहुत लाभदायक है, बहुत फायदेमंद है। कम मात्रा में तो पड़ती है लेकिन बहुत आवश्यक है। तो कम मात्रा में इसकी जरूरत पड़ती है। किसकी? तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। अच्छा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम क्या-क्या कह सकते हैं? तो अगर आप यहाँ पर कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जिसे कार्ब्स भी कहते हैं, फैट यानी कि वसा और प्रोटीन, ये जो तीनों न्यूट्रिएंट्स हैं, इसकी हमें ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है। हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इसकी ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर जो हमने देखा था मिनरल्स और विटामिन इसकी कम मात्रा में जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये सिर्फ सहायता करता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के द्वारा जो हमें मिलता है उसको ये हेल्प करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है कि वो अपना काम सही से कर पाए और ज्यादा दिन तक हमारा बॉडी जो है रोगों से लड़ पाए, ज्यादा दिन तक अच्छे से रह पाए, हेल्दी रह पाए। इसके लिए मिनरल्स और विटामिन्स की बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर को जरूरत पड़ती है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी। याद रखिएगा, कम मात्रा में तो जरूरत है लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स में एनसीईआरटी ने कहा है 2 तरह से, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये बहुत बेसिक चीजें हैं और बेसिक से एडवांस तक, जैसा कि हमने कहा है, जो एनसीईआरटी बहुत सिस्टमेटिकली जो है कॉन्सेप्ट की यहां पर चर्चा करती है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हमने यहां पर केवल इंट्रोडक्शन लिया है, क्लास 7 में भी है, क्लास 8 में भी है, 9 में भी है, 10 में भी। तो जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा कॉन्सेप्ट का लेवल भी बढ़ेगा, ठीक है? तो हमने क्या देखा, दीर्घ मात्रा में किसकी किसकी जरूरत पड़ती है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इसको डिटेल में आगे के क्लासेस में देखेंगे। मिनरल्स और विटामिन जिसकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। चलिए एक एक करके हम इसे देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घ पोषक तत्व यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि पूरा एनसीईआरटी को क्लास 6 से 12 तक हम कवर करें, तो आपको सपोर्ट करने की जरूरत होगी और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्ताइन में, अगर दोस्त है तो दोस्ताइन, दोस्ताइन है तो दोस्त, सबको आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है? ताकि वो भी पढ़े, वो भी बढ़े, ठीक है? कहता है ना कि अपना साथ सबका विकास, वैसा वाला बात। चलिए, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो यहां पर सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? कार्बोहाइड्रेट। ये जो कि एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट के लिए, ठीक है? अब ये हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। क्या करता है? एनर्जी, हमारे बॉडी को एनर्जी टू बॉडी यानी कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कौन? तो ये कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे, जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, तो वहां पर हम कंप्लीट इन चीजों को समझ पाएंगे कि किस प्रकार से, जैसे हमने भोजन लिया तो भोजन के कंपोनेंट में कार्बोहाइड्रेट होता है। जब इसका डाइजेशन होता है तो डाइजेशन, पाचन का सीधा सा मतलब होता है बड़े बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल्स में सरल रूप में टूट जाना। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स जो कि भोजन में बड़े क्वांटिटी में है, जटिल अमाउंट में है, जटिल पदार्थ होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, उसको बहुत ही ज्यादा सरल फॉर्मेट में तोड़ देना। तो कार्बोहाइड्रेट का तोड़ते डाइजेस्ट करते करते ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उस ग्लूकोज का
ऑक्सीजन जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, श्वसन की घटना होती है तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो ग्लूकोज जलता है और वहां से हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये तो इतना आपको बहुत डिटेल में हम आगे के चैप्टर्स में करवाएंगे, यहां पर अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए। तो जो बात एनसीईआरटी जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। तो ये क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रदान करता है बॉडी को। सेल में कैसे होता है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। तो ये सब कुछ हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, अच्छा, एनसीईआरटी में कहा गया है कि कार्बोहाइड्रेट के जो मेन सोर्सेज हैं, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट के जो मेन सोर्सेज हैं, जो जिसमें जिसकी की चर्चा एनसीईआरटी ने करी है, तो याद रखिएगा एक एक को। एक तो आपका स्वीट पोटैटो, जो भी चर्चा एनसीईआरटी ने करी है वो आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्वीट पोटैटो आप हिंदी में से शकरकंद कह सकते हैं, पोटैटो। अच्छा, हमने देखा था कि प्लांट का हर एक पार्ट, चाहे रूट से यानी कि लीफ से लेकर के पत्तियों से लेकर जड़ तक हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। तो कल हमने देखा था कि स्वीट पोटैटो जो है पौधे का कौन सा वाला पार्ट है, शकरकंद पौधे का जड़ वाला पार्ट है। ठीक है, और पोटैटो जो है ये क्या है, स्टेम है यानी कि तना है। ठीक है, उसके बाद शुगर केन, इससे भी हमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, जिसकी चर्चा एनसीईआरटी ने करी है। यह भी एक पौधे का तना वाला भाग है जिसको हम लोग एज अ फूड यूज करते हैं। उसके बाद पपाया है, ठीक है, यानी कि पपीता। ठीक है, पपीता क्या है, ये फ्रूट है, पौधे का फ्रूट वाला पार्ट है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं राइस की, यानी कि चावल की, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत। ठीक है, ये क्या है, एक बीज है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, मेज यानी कि मक्का की। ठीक है, यह भी एक बीज है। ठीक है, तो ये सब जो है एनसीईआरटी ने इसके बारे में चर्चा किया हुआ है कि ये जो है मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, फैट की। ठीक है, फैट। अब हम क्या देखते हैं कि फैट भी ये क्या करता है, जैसा कि हमने देखा था कि कार में जैसे फ्यूल की आवश्यकता होती है, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट और फैट हमारे शरीर के लिए एज अ फ्यूल, एज अ ईंधन, यानी कि दोनों एनर्जी हमें प्रदान करता है। तो हम लिख सकते हैं कि इट ऑल्सो गिव्स अस, या फिर इट ऑल्सो गिव्स एनर्जी टू बॉडी। ठीक है, यानी कि यह भी हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं एनर्जी प्रदान करता है। लेकिन यहां पर एनर्जी की बात अगर करें कि कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी प्रदान करता है और फैट भी एनर्जी प्रदान करता है। कैसे, डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट भी टूटकर अपने स्मॉलेस्ट फॉर्मेट में आ जाएगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बन गया। फैट जो है, फैटी एसिड ग्लिसरोल में टूट जाता है और उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन होता है रेस्पिरेशन की घटना से। तो जब फैट और कार्बोहाइड्रेट जलेगा तो एनर्जी ज्यादा कौन देगा, अगर समान अमाउंट में, समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट को भी जलाया जाए, यानी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी जलाया गया और 1 ग्राम फैट भी जलाया गया। ठीक है, बर्न हुआ यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ, तो ज्यादा एनर्जी जो है ये फैट देता है, याद रखिएगा। ठीक है, ज्यादा एनर्जी कौन देता है, ये फैट देता है, जिसकी बात यहां पर एनसीईआरटी ने करी है। अच्छा, अगर बात करें फैट के सोर्सेस की, वसा के सोर्सेस, स्रोत की, जो कि एनसीईआरटी ने बात करी है, तो याद रखिएगा एक आपका इसने बताया है ग्राउंड नट, यानी कि मूंगफली। याद रखिएगा तिल। उसके बाद याद रखिएगा मांस, मछली, मीट, फिश, एग्स यानी कि अंडे, एक्सेट्रा। ये सब जो है फैट के एग्जाम्पल है। फैट इससे इससे प्राप्त होता है। ठीक है, सोर्सेज है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन की। जैसा कि हमने कहा ये क्लास 6 का चैप्टर 2 है, इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। ठीक है, बेसिक है लेकिन बहुत चीजें यहां से आपको जानकारी मिल जाएगी और एक एक करके हम बेसिक से डिटेल में भी चलेंगे अगले जो भी क्लासेस आएंगे। ठीक है, देखिए प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का काम एनर्जी की जो है, हमने कहा था कि बॉडी पार्ट्स बनाने में, इसके ग्रोथ यानी कि वृद्धि, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कौन सा करता है, तो ये आपका प्रोटीन करता है। तो शरीर के अंग, ठीक है, शरीर के अंगों के वृद्धि और विकास में सहायता करता है प्रोटीन। ठीक है, वृद्धि और विकास में सहायता करता है प्रोटीन। तो प्रोटीन को कहा गया है एनसीईआरटी में कि बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, क्या कहा गया है, प्रोटीन जो है, प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग
हर एक जीवित जीव का बॉडी बिल्डिंग यानी कि शरीर के निर्माण का पदार्थ कौन सा है? तो प्रोटीन है, याद रखिएगा। अच्छा, हम जानते हैं कि हमारे इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे प्लैनेट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीवित जीव हैं, सबके सब सेल से मिलकर बने हैं। और सेल जब एक सेल से दूसरा, दूसरे से तीसरा होता है, तब हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है। तो ये इसका मतलब क्या है कि सेल के फॉर्मेशन यानी कि कोशिकाओं के निर्माण में भी ये प्रोटीन जो है ये क्या कर रहा है? सहायता करता है, ठीक है? कोशिकाओं के निर्माण में भी ये प्रोटीन सहायता करता है। सेल के डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन में भी ये प्रोटीन सहायता करता है। तो सेल के निर्माण, डैमेज्ड सेल के रिपेयर वगैरह में प्रोटीन सहायता करता है, ठीक है? ग्रोथ और डेवलपमेंट में सहायता करता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को प्रोटीन से भरा मतलब प्रोटीन रिच भोजन खिलाना चाहिए। प्रोटीन से भरपूर अमाउंट में जो भी भोजन में प्रोटीन मिलता है, जैसे कि अभी सोर्सेज की बात करेंगे, तो वो बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर का जो ग्रोथ होता है वो 0 से लेकर जब से जन्म लिया जाता है उससे 18, 19, 20 साल तक जो है ग्रोथ ज़्यादा होता है। उसके बाद जो है हमारे शरीर का ग्रोथ तो रुक जाता है, ठीक है? लेकिन क्या उसके बाद प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सेल डिवीजन जो है पूरे लाइफ में चलते रहता है, ठीक है? ग्रोथ और डेवलपमेंट होते रहता है। सेल का कोई भी अंग जो है उसका जो है काम चलते रहता है हमेशा। तो इसीलिए हमेशा ज़रूरत है, लेकिन बॉडी के ग्रोथ का जो टाइम होता है वो 0 से 18 साल तक होता है, और उसमें प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर प्रोटीन की कमी हो जाए इस एज में, तो फिर प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीजेज जो है, बॉडी का ग्रोथ रुक जाएगा, अच्छे से विकास नहीं होगा, बौनापन आ जाएगा। तो ये सब जो है प्रोटीन की कमी से जो भी रोग है वो हमें देखने को मिलने लगता है। तो प्रोटीन जरूर चाहिए हर एक बच्चों को, ठीक है? तो सेल के रीजनरेशन में, फॉर्मेशन में, रिपेयर में हेल्प करता है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। अच्छा, अगर बात करते हैं सोर्सेज की, प्रोटीन के सोर्सेज की, तो क्या होगा? जितने भी प्रकार की दालें होती हैं वो सब जो है प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं, ठीक है? चना, मूंग, तूर का दाल यानी कि अरहर का दाल, तुअर का दाल, ठीक है? उसके बाद सोयाबीन बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका? प्रोटीन का। सोयाबीन, इसके अलावे अगर मीट मछली खाने वालों के लोगों के लिए मांस, मछली, अंडा, ये सब जो है प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं, ठीक है? तो हमने क्या देखा? कार्बोहाइड्रेट देखा, हमने प्रोटीन देखा। अब जो अगला मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि दीर्घ मात्रा में जो पोषक तत्व हमने देख लिया, कार्बोहाइड्रेट, फैट देख लिया, हमने प्रोटीन देख लिया। अब हम देखते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, ठीक है? जो कि कम अमाउंट में जिसकी ज़रूरत है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर ये ना रहे तो शरीर सही से काम ही नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? विटामिन के बारे में, ठीक है? विटामिन विटामिन। अब जो ये विटामिन की बात करी गई है, ये क्या करता है? हमारे बॉडी को रोगों से रक्षा करता है। हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने का काम ये विटामिन करता है। इसीलिए कहा जाता है जब कभी आपको रोगों से अच्छे से लड़ना है, आपके शरीर को हेल्दी रखना है, तो आपके भोजन में विटामिन होने चाहिए। विटामिन रिच फूड होने चाहिए, खाद्य होने चाहिए जिसमें भोजन में विटामिन मिले। तो ये क्या करता है? विटामिन जो है प्रोटेक्ट्स प्रोटेक्ट्स ठीक है? तो ये क्या करता है? हमारे शरीर की रक्षा करता है रोगों से, ठीक है? उसके बाद अगर बात करें कि विटामिन की जो बात कही गई है एनसीईआरटी में कि विटामिन की हमारे शरीर में आँख को, ठीक है? उसके बाद हड्डियों को यानी कि आँख, आईज़, बोन्स, दाँतों को, मसूड़ों को, इन सब जैसे शरीर के अंग को जो विटामिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इन सब के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है फैक्टर है विटामिन, इसके स्वस्थ रहने के लिए, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है इन सब अंगों के स्वस्थ रहने के लिए, आँख, हड्डियाँ, दाँत, गम्स, मसूड़े, ये सब, ठीक है? अच्छा, विटामिन के जो प्रकार अभी एनसीईआरटी ने कहा है इस क्लास तक, तो ये कहा है ए, डी, ई के, ठीक है? और एक होता है बीसी, ठीक है? ये हमने क्यों अलग से कहा, एडीईके को अलग कहा, बीसी को अलग कहा? क्योंकि एडीईके जो होता है, ये विटामिन वैसे विटामिन होते हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है? वाटर सॉल्युबल होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन एडीईके। और बीसी जो होता है, ये वसा में घुलनशील विटामिन होता है, यानी कि फैट सॉल्युबल होता है, ठीक है? वसा में घुलनशील
विटामिन होते हैं ए, डी, ई के। अच्छा इसमें से जो आपका विटामिन जैसे कि हम आगे के क्लासेस में जब देखेंगे तो विटामिन ए को डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी खोज किसने करी, इसका रासायनिक नाम क्या है, इससे कौन-कौन से डिजीजेज़ होते हैं, ये सब हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर केवल इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है, इसका परिचय जो है हमें कराया गया है, ठीक है? तो अगर बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए जो है ये हमारे शरीर के स्किन यानी कि त्वचा और आँखों की रक्षा ये करता है। विटामिन ए हमारे शरीर के आँखों, त्वचा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है विटामिन ए। अगर बात करें विटामिन ए के सोर्सेज़ की, तो विटामिन ए का सोर्सेज़ जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो अब जो एनसीईआरटी में कहा गया है आम है, दूध है, मछली का तेल, ठीक है? और नोट्स जो है पीडीएफ फॉर्मेट में जो है हमारे हैंड रिटेन नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है? गाजर है, पपीता है, ये सब विटामिन ए के मुख्य स्रोत हैं, ठीक है? जो बात एनसीईआरटी ने कही है। उसके बाद विटामिन बी की बात करें, तो विटामिन बी जो है इकलौता इसमें इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है क्योंकि विटामिन बी के अंदर टोटल 8 विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है? टोटल 8 विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन 1 से लेकर विटामिन बी 12 तक। हम लोग आगे के चैप्टर में, आगे की क्लासेस में विटामिन को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है कि ये होता है। तो विटामिन बी में 8 प्रकार के विटामिन होते हैं, विटामिन 1 से विटामिन बी 12 तक, जिसमें कि इसे बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इसी कारण से विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, ठीक है? बी 1 से बी 12 तक होता है। अगर बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी जो है हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को, इम्यून सिस्टम को, विटामिन सी हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करता है। विटामिन सी हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करता है, इसीलिए हमारे भोजन में विटामिन सी वाला जो भी पदार्थ है वो होना ही चाहिए। तो मिर्च, इसके सोर्सेज जो है क्या है, स्रोत जो है मिर्च है, नींबू है, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, ठीक है, वो सब विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। खट्टे फल, ठीक है, सिट्रस फूड, तो ये जो है नींबू, आंवला, ठीक है, संतरा जिसको कहा जाता है, टमाटर, ये सब जो है विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं, ठीक है? ये सब विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। अगर बात करें विटामिन डी की, विटामिन डी, ठीक है? तो विटामिन डी जो है हमारे शरीर में बोन्स को स्ट्रेंथेन प्रदान करता है। बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरत है और इसका नेचुरल सोर्स जो है सनलाइट है, ठीक है? यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है इसका नेचुरल सोर्स है और विटामिन डी जो है ये हमारे बॉडी में कैल्शियम का अच्छे से, हमारे बॉडी जो है कैल्शियम को अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाए, कैल्शियम का जो है संग्रह अच्छे से कर पाए, तो कैल्शियम के संग्रहण के लिए भी विटामिन डी जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कैल्शियम ना हो नहीं होगा तो बोन्स ही अच्छे से नहीं वृद्धि कर पाएंगे, ना ही बोन्स में मजबूती आ पाएगी। तो अगर आपको बोन्स में मजबूती चाहिए तो विटामिन डी लेना होगा, क्योंकि विटामिन डी जो है कैल्शियम के संग्रहण में, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हमें मदद करता है। तो बोन्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सनलाइट, इसके अलावे जो विटामिन डी कुछ जो भी सोर्सेज, प्लांट बेस्ड सोर्सेज हैं या फिर एनिमल बेस्ड सोर्सेज हैं, जिसमें कि आपका क्या हो जाएगा, मछली का तेल हो जाएगा, दूध हो जाएगा, अंडा, ये सब, ठीक है। उसके अलावे हमने देख लिया विटामिन ए बी सी डी, ये सब देख लिया, तो यहाँ तक बात करा गया है। अब हम लोग यहाँ पर विटामिन के बाद मिनरल्स के बारे में बात करते हैं, खनिज के बारे में बात करते हैं, जिसकी कि हमारे शरीर में कम अमाउंट में जरूरत है लेकिन बहुत जरूरी है इसको। जैसा कि हमने कहा था ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, तो हमारे शरीर का प्रॉपर ग्रोथ और हेल्थ के लिए, हमारे शरीर के प्रॉपर ग्रोथ और प्रॉपर हेल्थ के लिए, यानी कि उचित विकास और स्वास्थ्य के लिए खनिज मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है। उचित विकास और स्वास्थ्य के लिए मिनरल्स की आवश्यकता होती है। अगर बात करें कौन-कौन से मिनरल्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जो कि एनसीईआरटी ने बताया है यहाँ पर, तो आयोडीन की, आयोडीन का ज़रूरत क्यों है? आयोडीन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो हमारे शरीर के, बॉडी के बैलेंस्ड ग्रोथ, जैसे कि कहा जाता है कि अगर अगर बैलेंस्ड ग्रोथ तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ग्रोथ के बाद बैलेंस्ड ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस्ड ग्रोथ यानी कि संतुलित विकास का क्या अर्थ है?
ठीक है? संतुलित विकास का क्या अर्थ है? इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। संतुलित विकास यानी कि संतुलित वृद्धि। अगर देखिए कभी-कभी क्या होता है कि किसी का एक हाथ छोटा रह गया, किसी का एक हाथ बड़ा रह गया, पैर एक छोटा रह गया, पैर एक बड़ा रह गया या फिर कोई जो है इस तरह से कोई टेढ़ा-वेढ़ा, तो ये जो संतुलित ग्रोथ नहीं हुआ यानी कि उसमें आयोडीन की कमी उसके भोजन में रह चुकी होगी, रह गई होगी, तो इस कारण से बॉडी का ग्रोथ तो हुआ, लेकिन संतुलित ग्रोथ नहीं हो पाया। तो आयोडीन जो है क्या काम करवाता है? एक ऐसा मिनरल है जो कि बॉडी के संतुलित ग्रोथ यानी कि बैलेंस्ड ग्रोथ में हेल्प करता है। इसका जो इंपॉर्टेंट सोर्स है एक तो मछली, तो ये नॉन वेजिटेरियन के लिए है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है अगर आप वेजिटेरियन हैं, जैसे कि हम वेजिटेरियन हैं, तो पालक है, अदरक है, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका? तो आयोडीन का, ठीक है? उसके अलावे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मिनरल की चर्चा करी गई है, आपका फास्फोरस, ठीक है? फास्फोरस, अब ये फास्फोरस क्यों इंपॉर्टेंट है? तो याद रखिएगा दांतों के लिए, हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये फास्फोरस। आपके कहा जाता है ना कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, टूथपेस्ट से दांत सही हो जाता है? ऐसा नहीं। अगर आपको अपने दांत, अपने हड्डियों को मजबूत करना है तो फास्फोरस से जो एनरिच्ड जो भी फूड है उसको आपको खाना चाहिए, ठीक है? जैसे कि आपका मिल्क हो गया, ठीक है? मिल्क हो गया यानी कि दूध हो गया, केला हो गया, मिल्क, बनाना, अलसी, अलसी के बीज आपने सुने होंगे जिसमें कि जिसे इंग्लिश में लिनसीड कहा जाता है, ठीक है? तो ये हो गया या फिर चावल, तो ये सब जो है किसके सोर्स हैं? फास्फोरस के, ये सब आपके भोजन में होने चाहिए, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट मिनरल की, आयरन यानी कि लोहा। अगर हमारे बॉडी में आयरन मिनरल की कमी हो जाए, तो आयरन का काम क्या होता है? आरबीसी का निर्माण, रेड ब्लड कॉर्पसल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में, आरबीसी के निर्माण में आयरन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी हो जाएगी, तो आरबीसी में कमी हो जाएगी, आरबीसी में कमी होगा तो आपके शरीर में खून की कमी होगी जिसमें कि एनीमिया बीमारी आपने सुना होगा। तो ये सब हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, जितना बात यहाँ पर करा गया है उतना ही हम लोग चर्चा करते हैं। तो आरबीसी के निर्माण में आयरन की आवश्यकता पड़ती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। अगर बात करें इसके सोर्सेज की, जो कि किसने गिनाए हैं? एनसीईआरटी ने। तो पालक, जिसे कि इंग्लिश में स्पिनच कहते हैं, उसके अलावे पपीता, सेब, ठीक है? ये सब मिनरल हम लोग डिटेल में और आने वाले चैप्टर में जो है क्लासेस में चर्चा करेंगे, ठीक है? यहाँ पर इंट्रोडक्शन है तो ये हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद एक मिनरल है कैल्शियम, ठीक है? कैल्शियम किसके लिए जरूरत है? तो हमारे शरीर में बोन्स को ये स्ट्रेंथ प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है, ठीक है? कौन? तो कैल्शियम। अच्छा, कैल्शियम का जो इंपॉर्टेंट स्रोत है आप लोग पता होगा, मिल्क है, एक अंडा है, ठीक है? ये सब, ठीक है? ये सब गिनाया है एनसीईआरटी ने। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? तो फाइबर की तो हमने चर्चा कर ली है, वाटर की भी चर्चा कर ली है कि फाइबर जो है हमारे बॉडी में बाउंसर के रूप में काम करता है कि अगर कोई भी अनवांटेड चीज़ हमारे बॉडी के अंदर अगर उथल-पुथल मचाएगा, तो वो फाइबर क्या करेगा? हमारे बॉडी से उस अनवांटेड चीज़ को बाहर निकाल के फेंकेगा। यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड को, अनपच जो भी पदार्थ होता है, पचे हुए अपचे पदार्थ को वो क्या करता है? बाहर निकाल के फेंकता है। इसीलिए आपके बॉडी में फाइबर का इंपॉर्टेंस है कि अगर आपकी बॉडी से अनपचा पदार्थ, अपचा पदार्थ ना निकले, तो आपका बॉडी के अंदर क्या होगा? वो धीरे-धीरे सड़ेगा और फिर आपके बॉडी में बहुत तरह के बीमारियां होंगी, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है। तो वो जो डॉक्टर है कहता है कि फाइबर से जो भी रिच्ड फूड है, फाइबर जिसमें हो वो खाओ आपको, ठीक है? तो फाइबर के बारे में ये है कि जो फाइबर है, अगर आपसे पूछेगा कि फाइबर की ज़रूरत भोजन में है, यह एक फूड कंपोनेंट है, लेकिन यह एक न्यूट्रिएंट नहीं है, यह एक पोषक तत्व नहीं है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीएस में ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, ठीक है? तो ये आपके फाइबर जो है फूड कंपोनेंट है, लेकिन न्यूट्रिएंट नहीं है। बस ये क्या काम करता है? तो आप इसे देखिए, ये जो है एनसीईआरटी ने नहीं कहा है कि ये बाउंसर, ये गार्ड के रूप में काम करता है। हम ऐसे ही आपको समझाने के लिए कह रहे हैं कि बाउंसर की तरह काम करता है। जो भी अनवांटेड चीज अगर किसी तरह से शरीर के अंदर है, तो उसको क्या करता है? ये बाहर निकाल के फेंकता है। तो हम कह सकते हैं कि अनडाइजेस्टेड फूड, अपचे पदार्थ को ये क्या करता है? बाहर निकालता है, ठीक है? बाहर हानिकारक पदार्थों को ये बाहर निकालता है, ठीक है?
बाहर निकालने का काम कौन करता है? फाइबर करता है, ठीक है? फाइबर। तो इसीलिए कहा जाता है फाइबर को हिंदी में रुक्षांश कहते हैं और फाइबर का स्रोत जो है केवल प्लांट बेस्ड फूड ही हो सकता है। याद रखिएगा फाइबर का जो सोर्स है केवल प्लांट बेस्ड फूड ही हो सकता है। एनिमल बेस्ड फूड में फाइबर नहीं मिलते हैं, नहीं पाए जाते हैं। तो बस आपको याद रखना है कि प्लांट बेस्ड फूड ही फाइबर इसमें होता है। जैसे कि आपको कहा जाता होगा फल खाओ, ठीक है? उसमें फाइबर होता है, सेब वगैरह हरी पत्तेदार सब्जियां यानी कि ग्रीन लीफी जो भी वेजिटेबल्स होते हैं वो सब खाओ, हरी पत्तेदार सब्जियां इसमें फाइबर पाया जाता है, ठीक है? सब्जियाँ इसमें फाइबर पाए जाते हैं, ये सब हो गया। तो फाइबर ये सब के बारे में अब लास्ट में एनसीईआरटी के क्लास 6 के चैप्टर 2 में बात करा गया है, जो भी तो वो हम करते हैं कि यहाँ पर कहा गया है डेफिशिएंसी से, इन सब पोषक पदार्थों के डेफिशिएंसी से यानी कि अभाव से कुछ रोग हो जाता है, ठीक है? इसके डेफिशिएंसी से कुछ रोग हो जाता है, जिसे कि डेफिशिएंसी डिजीज यानी कि अभावजन्य रोग कहा जाता है। पोषक पदार्थों के अभाव से कुछ रोग हो जाते हैं। हम लोग वैसे ह्यूमन डिजीज आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो बात करा गया है जैसे कि प्रोटीन प्रोटीन की अगर बॉडी में बहुत समय तक कमी हो जाए, प्रोटीन की कमी हो जाए, तो याद रखिएगा कि चेहरे पर ये एनसीईआरटी में कहा है कि चेहरे पर स्वेलिंग हो जाएगा, फेशियल स्वेलिंग देखने को मिलेगा, ठीक है? चेहरे पर सूजन चेहरे पर सूजन, उसके अलावे बालों का झड़ना यानी कि हेयर लॉस, ये सब जो है प्रोटीन की कमी से और सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि शरीर का जो ग्रोथ है, जो बॉडी ग्रोथ है, वो जो है रुक सा जाएगा, ठीक है? बॉडी ग्रोथ सही से नहीं हो पाएगा, ठीक है? बॉडी ग्रोथ सही से नहीं हो पाएगा प्रोटीन की कमी से। अच्छा, इसके अलावे कार्बोहाइड्रेट की कमी से भी शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं अभावजन्य, लेकिन इसमें बात करा गया है कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से भी जो है शरीर का विकास रुक जाता है, ठीक है? शरीर का विकास रुक जाता है। तो इतना बात एनसीईआरटी ने करा है। अगर आप लोगों को यहाँ पर हमने क्या बात करा, एक बार इसका रिकैप ले लेते हैं, ठीक है? कि हमने बात करा कि जो फूड है, सबसे पहले चैप्टर में बात कराया गया था फूड के बारे में कि फूड क्या होता है, फूड आता कहाँ से है, फूड की ज़रूरत क्यों है, प्लांट बेस्ड फूड, एनिमल बेस्ड फूड, ये सब हमने बात करा। उसके बाद यहाँ पर चर्चा करा गया ये जो फूड कंपोनेंट है, इसमें बात करा गया कि फूड के कंपोनेंट यानी कि भोजन के क्या-क्या संगठक होते हैं। मेन कंपोनेंट में जो कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को मैक्रोन्यूट्रिएंट और मिनरल और विटामिन को माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि सूक्ष्म मात्रा में पोषक तत्व कहा गया। उसके अलावा भोजन में फाइबर और वाटर भी पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व नहीं होते लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। कैसे इंपॉर्टेंस है, क्या है, सब कुछ हमने बात करा। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो भी इंट्रोडक्शन यहाँ पर फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का दिया गया है और उससे उससे संबंधित जो भी कुछ बीमारियां हैं, अभावजन्य जो भी बीमारियां हैं उसके बारे में यहाँ पर बस इतना चर्चा करा गया है चैप्टर 2 में। अब आप लोगों को ये बताना है कि अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा है, अगर क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर जो है ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि बहुत ज़्यादा लोगों तक जब हमारी पहुँच होगी तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा एक अच्छे से कंटेंट आप तक पहुँचाने के लिए। और इसके बाद अगर आप लोगों का अच्छा से सपोर्ट रहा तो अभी क्लास 6 और क्लास 7 तक हम क्या करेंगे, एक दिन में, एक वीडियो में क्लास 6, क्लास 7 के 2-2 चैप्टर को कवर करते चलेंगे, ठीक है? एक वीडियो में जैसे कि अभी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हुआ है, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे तीसरे चौथे चैप्टर को एक वीडियो में, पांचवें छठे को एक वीडियो में। तो इससे क्या होगा हमारा जो है सिलेबस जल्दी से कवर हो जाएगा और 6 टू 12 मात्र हम 30 से 40 क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है? तो ये आप 6 से 12 तक एनसीईआरटी को 30 से 40 क्लास बहुत होता है, हम लोग कवर कर लेंगे 40 क्लास तक में। तो 2-2 चैप्टर को एक-एक क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।